जय हिंद। इस क्लास में हम मध्य प्रांत एवं बरार में जो व्यवस्थापिका चुनाव हुआ है 1923 से लेकर 46 तक, आज़ादी के पहले तक, तो उन चारों इलेक्शन जो कि पहला 23, फिर 46, 23, 26, 37 और 46 चार बार इलेक्शन हुए। इन चारों इलेक्शन को अन्य किताब क्या करते हैं ना, बीच बीच में लिख देते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में नहीं आता कि यार वो हकीकत में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में कितने इलेक्शंस हुए हैं। तो हम क्या किए हैं, चारों जो अब तक जितने भी इलेक्शन हुए ना उनको एक एक क्लास में उसको समेट देंगे और एक पीडीएफ में समेट देंगे, जिससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में कि यार इलेक्शन कब कब हुए, कौन जीता, कौन हारा, कौन सीएम बना, कौन हमारे छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भाग लिए। तो समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, आगे चल देखते हैं हम। तो मध्य प्रांत एवं बरार में जो पहला व्यवस्थापक का चुनाव होता है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, तो हम कब हुआ, नवंबर 1923 में। तो हमारे यहाँ से ना चार लोग जीते, यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से कितने लोग जीते, चार लोग। और 1923 की घटना तो आप जान रहे हैं, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था, जिसके कारण ऐसे ही कांग्रेस भंग कर दी गई थी, मतलब उसके सदस्य त्याग पत्र दे दिए थे। तो स्वराज पार्टी बनी थी। तो हमारे स्वराज पार्टी में से कितने लोग जीते और छत्तीसगढ़ से कौन लोग जीते, तो देखो, एक तो पहला नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, दूसरा नाम है हमारा ई राघवेंद्र राव, तीसरा है ठाकुर छेदीलाल और चौथा है घनश्याम सिंह गुप्ता। तो ये चार बड़े नेता हमारे कहाँ से हुए, बिलासपुर से। दो कह लो, दो नाम बिलासपुर से चलते हैं, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। और घनश्याम सिंह गुप्ता जी कहाँ से चल रहे हैं, दुर्ग से। और रायपुर से कौन हो रहा है, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो चार लोग हमारे यहाँ से चुनाव जीत करके जाते हैं। तो ये रहा स्वराज दल में छत्तीसगढ़ का योगदान और प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव 1923 का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्व। अगला आता है हमारा प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव 1926। तो 1925 में ना चितरंजन दास की मृत्यु होने के कारण स्वराज पार्टी खत्म हो जाती है, मान के चलिए। तो हमारे जो ई राघवेंद्र राव है, वो कांग्रेस और स्वराज पार्टी दोनों से अलग होकर के क्या बनाते हैं, तो 1926 में स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं। मतलब वो स्वराज पार्टी से भी अलग हो गए और समझो कांग्रेस से तो अलग चल ही रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी बना ली, स्वतंत्र पार्टी। और यहाँ से हमारे यहाँ से दो लोग चुनाव जीतते हैं, एक राघवेंद्र राव जी और दूसरा बैरिस्टर छेदीलाल जी। ठीक है, बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिलती, केवल दो लोग जीतते हैं। और यहाँ पर एक चीज है, पता है, इस समय ना न कांग्रेस को, नहीं स्वतंत्र पार्टी, नहीं स्वराज, किसी भी बड़े दल को बहुमत नहीं मिलता। इसलिए क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है, जिसको हम नेशनलिस्ट पार्टी कहते हैं। और इस गठबंधन की सरकार में जो हमारे ई राघवेंद्र राव है, शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन होते हैं। ध्यान में रखिएगा, हमारे जो ई राघवेंद्र राव है किस पद को लेने में कामयाब हो जाते हैं, शिक्षा मंत्री। तो 1926 में वो पहली बार क्या बने, शिक्षा मंत्री बने। ठीक है, उसके बाद जो हमारे 12 जनवरी 1927 को, सीधी सी बात, इस घटना को छोड़िए आप, 1928 में क्या हो गया, कांग्रेस से मतभेद हो जाता है, जिसके कारण राव साहब, ठीक है, ये जो अल्पमत में सरकार आती है उनको खुद स्वयं गिरा देते हैं। और 1929 में वो फिर से क्या हो जाते हैं, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो कैसे ध्यान रखोगे, 1926 में चुनाव जिसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ से दो लोग जीतते हैं। और कौन कौन, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल। और हमारे राघवेंद्र राव जो किस पार्टी से हैं, अभी स्वतंत्र पार्टी से हैं। तो गठबंधन की सरकारें बनती है, और इस गठबंधन की सरकार में जो हमारे ई राघवेंद्र राव जो को शिक्षा मंत्री का पद मिलता है, लेकिन आगे जा करके सरकार को अल्पमत में ला करके ई राघवेंद्र राव जी वहां से हट जाते हैं और सरकार अल्पमत में आ जाती है, सरकार गिर जाती है, जिसके कारण 1929 में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है 1937 का व्यवस्थापिका चुनाव, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग होगा। और हमारे यहाँ टोटल जो ब्रिटिश प्रांत थे ना, 11 या 12 जितने भी, उसमें से 8 जो हमारे राज्य है उसमें कांग्रेस की सरकार बनती है। इसी क्रम में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। तो देखते हैं, तो टोटल 9 सीट होती है तत्कालीन छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 8 सीटों में हमारा कांग्रेस जीतने में सफल हो जाता है। एकमात्र बिलासपुर सीट से कांग्रेस नहीं जीतता है। तो सबसे पहले हम अब देखिए, अब सरकार बनाने की ओर चलते हैं। तो ई राघवेंद्र राव द्वारा होता है, एक बहुत ही कम समय के लिए वो मुख्यमंत्री बनते हैं पहली बार। पहली बार तो शिक्षा मंत्री हैं, अब बनेंगे वो मुख्यमंत्री। तो ठीक ठीक है, तो ई राघवेंद्र द्वारा क्या होगा, एक अल्पकालीन मंत्रिमंडल का गठन होगा। पहले उस क्रम को समझते हैं, हुआ क्या चीज। तो देखिए, तो मध्य प्रांत के जो गवर्नर है उप सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा भाई। तो कांग्रेस नेता किसको, नारायण भास्कर खरे जी को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस है
कांग्रेस ने कुछ शर्तें रखी ब्रिटिश सरकार के सामने कि ये हमारी शर्तें हैं, इन शर्तों को हमारी क्या कर लो, मान लीजिए। तो ब्रिटिश सरकार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नर है, वो ई राघवेंद्र राव को क्या करता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ई राघवेंद्र राव द्वारा सरकार बनाई जाती है, लेकिन पूर्ण बहुमत न होने के कारण ये सरकार भी गिर जाती है। तो यहाँ पर ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा सरकार बनाई जा रही है, और सरकार बनाएंगे तो स्वयं वो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री। ये क्वेश्चन आ चुका है, ई राघवेंद्र राव जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, तो कब बन रहे हैं, 1937 के व्यवस्थापिका चुनाव में। मौका कैसे मिला, कांग्रेस नेता को बुलाए, कांग्रेस नेता ने सरकार बनाने की जब बारी थी तो कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकारों के समक्ष शर्तें रख दिया तो नहीं माना तो ई राघवेंद्र राव जी को आमंत्रित किया गया, और राघवेंद्र राव जी ने एक बहुत ही 3 महीने के लिए सरकार बनाई थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, सरकार के बाद फिर से कांग्रेस अब गवर्नमेंट, इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस सरकार बनाएंगी। ठीक है, तो 14 जुलाई 1937 को जो अल्पमत वाले मंत्रिमंडल है, जो अल्पमत वाले मत कौन है, राघवेंद्र जी है, तो वो क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो और अंग्रेज सरकार कांग्रेस को शर्तों को मानने के लिए क्या कर दिया, आश्वासन दे दिया। जब आश्वासन दे दिया तो कांग्रेस ने क्या कर दिया, नया मंत्रिमंडल बना दिया। ठीक है, तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो इसमें जो मुख्यमंत्री है उसको उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था, क्या कौन बनेंगे, नारायण भास्कर खरे। और शिक्षा मंत्री के पद पर कौन रहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। और जो विधानसभा के जो अध्यक्ष बनाते हैं वो किसको बनाते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त को। और ये हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, इसीलिए हम इसे छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष भी कहते हैं, किसे, घनश्याम सिंह गुप्त जी को। ठीक है, और जब हमारे पंडित रविशंकर जो शुक्ल जी क्या थे, शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने एक योजना चलाई। ठीक है, विद्या मंदिर योजना करके चलाई, जिसमें लोगों को वो जागरूक करते, तो शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए प्रयास किया हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था, आप सबको पता है। ठीक है, 23 जुलाई 1938 को मुख्यमंत्री ने क्या कर दिया, ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और जब त्याग पत्र देंगे तो कौन मंत्रिमंडल बनाएंगे, अब पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कितना नौटंकी हो रहा है देखो। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नारायण भास्कर खरे को जी को बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने शर्तें लाद दी। फिर ब्रिटिश गवर्नर बोला कि यार तुम एक काम करो, अब राघवेंद्र राव जी आप सरकार बना लो, तो सरकार बनाए, 3 महीने चली। उसके बाद कांग्रेस की शर्तों को मानने के लिए तैयार, दूसरी बात इसकी सरकार ही अल्पमत में है तो सरकार गिरा दिया। उसके बाद फिर क्या हो गया, नारायण भास्कर खरे जी सीएम बने। उसके बाद नारायण भास्कर खरे जी का विवाद हो गया कांग्रेस से, तो वो भी त्याग पत्र दे दे। फिर नया मंत्रिमंडल बनेगा हमारा, है ना, जिसमें कौन मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। अब हमारे पंडित रविशंकर जी शुक्ल जी मुख्यमंत्री हो गए, और शिक्षा मंत्री के पद पर है डॉक्टर ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। ठीक है, लेकिन यहीं पर हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक, और सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे भारतीय सैनिक चले जाते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस, जितना जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें थी सब ने त्याग पत्र दे दी। इसी क्रम में हमने भी छत्तीसगढ़ से या सेंट्रल फ्रंट से भी त्याग पत्र दे दिया, और इसी के कारण मुक्ति दिवस मनाते हैं कौन लोग, मुस्लिम लीग। तो ये सरकारें भी क्या हो जाएगी, फिर समाप्त हो जाएगी। तो कब त्याग पत्र दिए छत्तीसगढ़ ने या सेंट्रल प्रोविंस ने, 8 नवंबर 1939 को। यहाँ तक का समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और इस समय देखिए, हमारे 15 मई 1936 से लेकर के, ठीक है, सितंबर 1938 तक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के एक अस्थाई गवर्नर कौन, किसको बना दिया गया, ई राघवेंद्र राव जी को। मतलब इंडियंस को क्या बनाना चालू कर दिए, देखो इन लोग गवर्नर के पद देना स्टार्ट कर दिए, है ना। अब हम देखते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव 1946 का, जो कि कैबिनेट मिशन आया है। तो संविधान सभा बनाने के लिए इलेक्शन हो रहा है। तो संविधान सभा बनाने के लिए जब इलेक्शन होता है, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश जो खालसा क्षेत्र होता है वहां से 3 लोग जीतते हैं। ठीक है, चलो प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव देख लेते हैं। तो कुल 112 में ना 84 सीटें जीतने में कौन सफल हो जाता है, कांग्रेस। तो सरकार यहाँ किसकी बनेगी भाई, कांग्रेस की बनेगी। तो कौन जीतेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, गृह मंत्री कौन बनते हैं, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी। विधानसभा के अध्यक्ष वही रहेंगे हमारे घनश्याम सिंह गुप्त जी। और मुंगेली से जो राम गोपाल तिवारी जीतते हैं उनको संसदीय सचिव बनाया जाता है। कई किताबों में ना रविशंकर शुक्ल जी कहाँ से चुनाव जीते, तो ये आता है बलौदा बाजार विधानसभा सीट, जिसके संबंध में पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता मैं।
ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में लिखा गया है ये बलौदाबाजार भी हो सकता है, या कई किताबों में तो सरायपाली भी लिखा आता है, कई में रायपुर, तो ऑथेंटिक नहीं है ये। ठीक है, तो मुख्यमंत्री पर ध्यान रखिए पंडित रविशंकर शुक्ल। तो टोटल कितने चुनाव हो गए हमारे यहाँ? टोटल 4 इलेक्शन हो गए, और इसी इलेक्शन से ना, यहीं से ही हमारा कहाँ जाएंगे? संविधान सभा के लिए जाएंगे। यहीं से हमारे 3 लोग कहाँ जाएंगे? संविधान सभा के लिए जाएंगे, जो संविधान निर्माण में भारत के लिए योगदान देंगे। तो ये रहा प्रांतीय व्यवस्थापिका चुनाव। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला चीज। इसके अंतर्गत हम किसान आंदोलन, जमींदार मजदूर आंदोलन, आदिवासी सत्याग्रह, या फिर जंगल सत्याग्रह, ये चारों आदिवासी आंदोलन हुआ है, सत्याग्रह नहीं। तो ये चार जो क्लास है उसको भी हम अलग अलग स्प्लिट करके आपको समझाएंगे। उसके बाद एक क्लास बचेगा हमारा रियासतों के, 14 रियासतों का और उसके विलय का, और उसके बाद लास्ट में आएगा छत्तीसगढ़ निर्माण आंदोलन। तो टोटल हमारी अभी मान के चलिए 6 के आसपास क्लास बची हुई है। हम क्लास को ना छोटा छोटा तोड़ करके आपको दे रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा हैवी क्लास ना लगे और रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।